आज बच्चों हम देखेंगे एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न ग्रेविटेशन के। उसके बाद ये चैप्टर हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो एनसीईआरटी का एडिशनल एक्सरसाइज पहले हम लोग देखेंगे और पहला जो एडिशनल क्वेश्चन है 8.22, चाहे तो आप किताब रख सकते हैं या उसमें प्रश्न देख लेंगे। मैं बता देता हूँ क्या है 8.22। इसमें आपको बोला जा रहा है कि जो अर्थ है आपका, ठीक, और अर्थ का आपका मास दिया हुआ है बच्चों 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ठीक, 6 × 10⁻24 kg। रेडियस दिया हुआ है प्रश्न में, नहीं भी दिया रहता तो आपको बताया गया है। और प्रश्न में कहा जा रहा है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। हालांकि ये नहीं भी दिया रहता बच्चों तो आप सभी को जानकारी है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी चीज़ का 0। ये 3 चीज़ दिया है। उसके बाद बोल रहा है बच्चों कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। आप लोग को तो पढ़ाया जी हमने, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यही ना ऑर्बिट है बच्चों। ये इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसके चारों तरफ घूमता है जी? इक्वेटोरियल प्लेन के। और कह रहा है कि ये जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है ये 36,000 किलोमीटर के दूरी पे नाच रहा है, ठीक, पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सरफेस से। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए इस सैटेलाइट का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ठीक। तो ये तो बहुत आसान है जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है जी? पढ़ाए है ना आपको, -Gm/r। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। और पोटेंशियल कितना होता है जी? V बराबर -Gm/r। ये 2 चीज़ हमने आपको पढ़ाया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दोनों का फार्मूला बताया था बच्चों। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे जी? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है आपके सामने। तो पोटेंशियल एनर्जी -Gm, मास किसका होगा जी? अर्थ का। ये मास किसका होगा? सैटेलाइट का। और ये ऑर्बिट की दूरी, ठीक। जी आपको बच्चों दिया है, पूरा दुनिया को पता है जी का मान। अर्थ का मास आपको दे ही दिया है, सैटेलाइट का मास भी दिया है। आप एक बार प्रश्न देख लेंगे। आर का मतलब क्या है? आर कहाँ से कहाँ दूरी होती है सैटेलाइट की? क्या पृथ्वी के सरफेस से सैटेलाइट की दूरी या पृथ्वी के सेंटर से सैटेलाइट की दूरी? बताइए। पृथ्वी के सेंटर से ना होता है जी सैटेलाइट की दूरी। तो लेकिन हमको इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है? सरफेस से सैटेलाइट की दूरी। तो फिर स्मॉल आर कैसे निकलेगा जी? तो कैपिटल R प्लस 36,000 किलोमीटर। तो कैपिटल R तो आपको पता है जी 6400 प्लस 36,000। तो ये स्मॉल r भी बच्चों मिल गया। इसको आप पुट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों? आंसर मिल जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर पूछ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यानी इस प्रश्न में
आपको एनसीईआरटी यही जानना चाह रहा था बच्चों 8.22 में कि आपको पता है कि नहीं कि सेंटर से दूरी लिया जाता है सैटेलाइट का, बस यही वो जानना चाह रहा था। बाकी फॉर्मूला पे पुट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, अब 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्या है 23? बोर्ड मिटाने दीजिए जरा। अब बच्चों अगला प्रश्न हम देखते हैं 8.23। इसमें देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक तारा है, ठीक, बहुत सारे स्टार्स आप देखते हैं आसमान में, और वो तारे का मास कितना बोल रहा है जरा देख लीजिए आप। बोल रहा है 2.5 गुना मास है उस तारे का, किससे? सूरज देवता से। यानी सूरज से बड़ा है ये तारा या छोटा है? सूरज से ये बड़ा तारा है। ठीक, सूरज से कितना गुना बड़ा तारा है भाई? 2.5 गुना बड़ा तारा। मान लीजिए ये स्टार है। ठीक, अब ये कह रहा है कि किसी कारण से ये कोलैप्स हो गया। कोलैप्स का मतलब समझ रहे हैं? कोलैप्स का मतलब है कि इतना बड़ा था ना तो सिकुड़ के छोटा हो गया, बस। तो सिकुड़ के छोटा हो गया बच्चों, इतना हो गया भाई। तो सिकुड़ के बोल रहा है क्वेश्चन 23 में बोल रहा है सिकुड़ के कितना छोटा हो गया? 12 किलोमीटर के रेडियस, इतना छोटा हो गया। यानी जरूर पहले इसका रेडियस क्या था जी? बड़ा, और ये कोलैप्स यानी सिकुड़ गया, इसलिए इसका रेडियस कितना हो गया? 12 किलोमीटर। अब कह रहा है कि ऐसा जो स्टार होता है ना जो सिकुड़ के छोटा हो जाता है किसी खगोलीय घटना के कारण, कोई घटना हुआ होगा बच्चों जिसके कारण कोई छोटा होके स्टार हो गया होगा, इसको हम न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन स्टार, या इसको पल्सर भी बोलते हैं। ठीक, अब कह रहा है कि ये जो न्यूट्रॉन स्टार है या जिसको पल्सर बोल रहा है, ये रिवॉल्यूशन कर रहा है 1.2 सर्कुलर मोशन। बच्चों याद होगा आपको 1.2 आरपीएस का मतलब क्या है जी? एक सेकेंड में कितना नाच रहा है? 1.2 रोटेशन पर सेकेंड, यानी प्रति सेकेंड का घूर्णन। यानी ये क्या दे रहा है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। अब कह रहा है, प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। मामला यहाँ तक तो समझ में आ गया भाई कि बहुत बड़ा स्टार था, कोलैप्स हो गया, सिकुड़ गया, न्यूट्रॉन स्टार 12 किलोमीटर रेडियस का बन गया जो 1.2 आरपीएस से मूव कर रहा है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है देखिए आपके सामने है। तो प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि क्या एक वस्तु जो इस स्टार के इक्वेटर पे रखा हुआ है, ये जो न्यूट्रॉन स्टार है इसका इक्वेटर ये हुआ बच्चों, इक्वेटर पे जो वस्तु रखा हुआ है, क्या वो वस्तु, जैसे मान लीजिए यही वो वस्तु है बच्चों, ठीक, मान लीजिए m मास का वस्तु है, वस्तु का मास नहीं दिया है, मान लीजिए यहाँ इक्वेटर पे जो वस्तु है बच्चों, क्या वो इक्वेटर पे ही स्थिर रहेगा चिपक के, है ना, ग्रेविटेशन के कारण। तो बड़ा सरल इसका उत्तर है बच्चों। आप सर्कुलर मोशन बच्चों पढ़े हैं। ये न्यूट्रॉन स्टार कौन सा मोशन कर रहा है बच्चों? सर्कुलर। उसके साथ साथ ये ऑब्जेक्ट भी कौन सा मोशन करेगा भाई? सर्कुलर। ये देखिए ब्लू कलर से हमने बना दिया। तो ये जब मोशन करेगा बच्चों सर्कुलर, तो इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करने के लिए इस पे क्या लगना जरूरी है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के नहीं होगा सर्कुलर मोशन। ठीक, इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं आपके देखने स्पष्ट रूप से आप देख सकें इसको। हाँ जी देखिए,
तो ये जो ऑब्जेक्ट न्यूट्रॉन स्टार के साथ जो सर्कुलर मोशन करेगा बच्चों, उसके लिए इसको क्या चाहिए भाई, यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ कौन देगा बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, हर मास का सेंटर क्या लगाता है, दूसरे मास के सेंटर पे अट्रैक्शन का फोर्स, यही तो है ग्रेविटेशन का फोर्स। तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए सेंट्रीपिटल लगा है बच्चों, तो सेंट्रीफ्यूगल लगने से कौन रोक लेगा, जरा बताइए। सेंट्रीपिटल लगा है तो सेंट्रीफ्यूगल भी लगेगा। और अब जरा बताइए बच्चों, अगर सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हुआ तो ये वस्तु कहाँ चला जाएगा, सतह पे चला जाएगा कि सतह से दूर चला जाएगा, सतह दूर चला जाएगा। अगर सेंट्रीपिटल यानी ग्रेविटेशनल ज़्यादा हुआ तब तो ये सतह पे ही रहेगा। यानी अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बच्चों आपको यही देखना है कि सेंट्रीफ्यूगल ज़्यादा है कि सेंट्रीपिटल ज़्यादा है। अगर सेंट्रीपिटल ज़्यादा हुआ तब तो ये सतह पे रहेगा, और यदि सेंट्रीफ्यूगल ज़्यादा हुआ तो सतह से उड़ के बाहर चला आएगा। यही तो पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि ये सतह पे रहेगा कि नहीं, तो देख लीजिए दोनों फोर्स में कौन ज़्यादा है कौन कम है। ठीक, तो अब देखते हैं बच्चों जरा कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन कैसे होगा बच्चों, आप जरा बताइए। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, ग्रेविटेशनल, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो नहीं पता है, और ये क्या है, पृथ्वी तो है नहीं कि 9.8 लिख देंगे हम। ये तो न्यूट्रॉन स्टार है, तो इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अलग होगा। तो जी का फॉर्मूला याद है कि नहीं बच्चों, जी का फॉर्मूला क्या बताए थे, जी एम बाई रेडियस, ये पृथ्वी के लिए था। तो अब न्यूट्रॉन स्टार के लिए तो यहाँ मास क्या रख देंगे, न्यूट्रॉन स्टार का, रेडियस किसका रख देंगे, न्यूट्रॉन स्टार का। तो देखिए तो जी वस्तु का तो मास नहीं दिया है, एम मान लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक, और जी का मान तो हर चीज के लिए सेम रहेगा। ये देखिए स्टार का मास बच्चों पता चल गया आपको, यहाँ कितना रख देंगे जी 2.5, और सूरज का देखिए मास दिया है बच्चों 2 × 10⁻30, और रेडियस देखिए दिया है बच्चों 12 किलोमीटर। किलोमीटर को आपको मीटर में बदलना होगा बच्चों। ठीक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सब मास के लिए क्या होगा जी, सेम होगा। तो ये हमने निकाल लिया सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा जरा बताइए। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ही ना होगा जितना सेंट्रीपिटल होगा, यानी कि mv²/r। अब देखिए वेलोसिटी तो दिया नहीं है कितने वेलोसिटी से चल रहा है, तो v बराबर आप क्या रख देंगे जी, ओमेगा r² /r। तो फाइनली ये सेंट्रीफ्यूगल का कितना हो जाएगा जी, m⍵²r। अब देखिए मास तो दिया नहीं है बच्चों वस्तु का, ओमेगा का वैल्यू आप निकालना जानते हैं 2π फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, और रेडियस इसका कितना हो जाएगा जी 12 किलोमीटर। खैर वैल्यू हम बाद में रखेंगे। m वस्तु का मास, 2π का मान आप जानते हैं बच्चों। अच्छा न्यू क्या है जी, फ्रीक्वेंसी है ना, तो फ्रीक्वेंसी तो दिया है 1.2, एक सेकेंड में जितना रोटेशन होता है उसी को फ्रीक्वेंसी, इसका स्क्वायर कर दीजिए। और रेडियस कितना है जी 12 किलोमीटर। किलोमीटर को किस में बदल दीजिए आप, मीटर में। तो अब आपके सामने सेंट्रीफ्यूगल भी है बच्चों और सेंट्रीपिटल भी है। दोनों को देखने से क्या लग रहा है, कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली
जी का मान है यहाँ इसको गुना भागा कर लीजिए, इसको भी गुना कर लीजिए। तो जब आप गुना कर लेंगे तो आप देखेंगे कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो अधिक होगा किससे, सेंट्रीफ्यूगल से। तो ये फिर सेंट्रीफ्यूगल की तरफ नहीं जा पाएंगे, ये सटे रहेंगे सरफेस से, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। इसलिए ये वस्तु क्या होगी जी, चिपका हुआ रहेगा किससे बच्चों, न्यूट्रॉन स्टार के सतह से। बस यही है। अब अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों 24। अब देखिए बच्चों 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जरा देखिए। कह रहा है मार्स नाम का एक ग्रह है, मार्स का नाम आप सुने होंगे, मंगल ग्रह, शायद मंगल को ही ना मार्स बोलते हैं जी, वही है, मंगल बुध जो भी हो, अपने को क्या लेना देना है, कोई ग्रह होगा। अब इस पे अंतरिक्ष यान रखा हुआ है, इस पे स्पेसशिप का मतलब अंतरिक्ष यान इस पे है, मार्स ग्रह पे। अब कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए इतना सारा चीज दिया है, अंतरिक्ष का मास दिया है देखिए 1000 kg, सूरज का मास दिया है देखिए, फिर मंगल ग्रह का भी मास दिया है देखिए, मंगल ग्रह का रेडियस दिया है, और जी तो भैया सेम है सबके लिए। अब कह रहा है कि हम चाहते हैं कि ये जो अंतरिक्ष यान है यहाँ से हट जाए, यानी कि ये अंतरिक्ष यान जो चक्कर मार रहा है ना, यानी कि जो है यहाँ पे, वो सोलर सिस्टम से आउट हो जाए। प्रश्न में देखिए एक लाइन क्लियर कट लिखा है क्वेश्चन में कि सोलर सिस्टम से इस अंतरिक्ष यान को हटाने के लिए टोटल कितनी एनर्जी देनी होगी, ये प्रश्न है। अब देखिए यहाँ सोलर सिस्टम आ गया बच्चों। सोलर सिस्टम का मतलब क्या है, सूरज है, ठीक, और सूरज के चारों तरफ सभी प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं बच्चों, रोटेशन, घूम रहे हैं। चाहे पृथ्वी हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, ये सब सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, यही है हमारा सोलर सिस्टम। तो ये मार्स भी चारों तरफ बच्चों घूम रहा है ये, ठीक। तो वही पूछ रहा है कि बताइए स्पेसशिप को हम चाहते हैं कि ये मार्स से हमेशा के लिए चला जाए, बताइए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बच्चों आपको कुछ दिन पहले हमने पढ़ाया था बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और हमने क्या सिखाया था वहाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस, और माइनस का मतलब भी वहाँ बताया था कि माइनस का मतलब है कि यदि इतनी एनर्जी आप दे दीजिए तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, और वो चीज़ जो चक्कर लगा रहा है वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। कोई चीज़, जैसे हम हैं इस पृथ्वी पे अभी हैं, क्यों है, क्योंकि हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, निगेटिव। अगर हमारी जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निगेटिव वाली है उतनी एनर्जी हमको दे दीजिए तो हम कहाँ चले जाएंगे, अनंत पे। हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -gm, -g आप जानते हैं, मास ऑफ अर्थ, फिर मेरा मास अगुना रेडियस ऑफ अर्थ, उतना एनर्जी हमको दे दीजिए, हम कहाँ चले जाएंगे, अनंत में। तो उसी प्रकार ये प्रश्न पूछ रहा है कि स्पेसशिप को उड़ाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, यानी घुमा फिरा के बच्चों आपसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है, बताइए टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस अंतरिक्ष यान की कितनी है। क्योंकि टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जितना होगा बच्चों उतना ही ना एनर्जी देंगे हम, तो अंतरिक्ष यान यहाँ से भाग जाएगा बस। तो इस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे बच्चों, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, -gm/r, ठीक। तो देखिए जरा, ये पहला मास क्या हो गया जी, मार्स का, दूसरा मास क्या हो गया जी, स्मॉल m से अच्छा है, कैपिटल M में ही लिख देंगे,
स्पेसशिप का, और भागा का मतलब आर का मतलब क्या है, ये वाली दूरी। तो ये वाली दूरी कितनी दी हुई है जी, बताइए। जी का मान रख दीजिए पहले 6.6 गुना 10 का पावर -11। मार्स का देखिए मास कितना दिया है जी, 6.4 गुना 10 का पावर। कैलकुलेशन तो है बच्चों, कैलकुलेशन से कहाँ तक भागिएगा, गुना भागा तो करना पड़ेगा। स्पेसशिप का देखिए जी मास 1000, और रेडियस देख लीजिए भैया इसके बीच, मार्स का रेडियस 2.28 गुना 10 का पावर -11। तो ये तो हो गया भाई मार्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ये आपका गुना भागा कीजिएगा, निकल जाएगा आपका। अब सूरज के कारण कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा भाई, सूरज देवता के कारण इस पे। तो सन के कारण बच्चों कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल, तो सन के कारण कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होंगी। तो ये जो मार्स हो रहा है, ये मार्स कहाँ ऑर्बिट कर रहा है जी, कहाँ रोटेशन कर रहा है, सूरज के चारों तरफ रोटेशन कर रहा है। तो सूरज के चारों तरफ रोटेशन कर रहा है, तो सन के सेंटर से इसके ऑर्बिट का रेडियस होगा कि नहीं जी, मान लीजिए r'। तो मार्स चारों तरफ चक्कर लगा रहा है सूरज के, तो सर्कुलर मोशन जो कर रहा है मार्स, उसका कुछ रेडियस होगा ना जिसको हम r' मान रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये किसके कारण निकाला, देखिए ये ड्यू टू मार्स। ये वाला जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाला वो किसके लिए निकाला, मार्स के कारण। और ये वाला जो पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं वो किसके कारण भाई, सन के कारण। तो -Gm/r। तो जी तो सेम रहेगा, यहाँ क्या ले लेना है जी, सन का मास, फिर यहाँ क्या हो जाएगा स्पेसशिप का मास, और सन से स्पेस की दूरी। तो ये जो नाच रहा है, तो स्पेस कहाँ है, मार्स पे। तो मार्स नाच रहा है, तो मार्स के साथ साथ स्पेसो ना नाच रहा है हो। तो सन से इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लीजिए, मार्स और स्पेसशिप को क्या मान लेंगे हम, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये r' दूरी दी हुई है कि नहीं, देखिए जरा दी हुई है। हाँ जी, यहाँ देखिए एक करेक्शन है, ये ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है और मार्स का रेडियस बच्चों दिया हुआ है 3395 किलोमीटर। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। ये जो रेडियस है ना, ये कितना दिया हुआ है 3395, और ये जो रेडियस दिया है, जो चक्कर लगाने का रेडियस है, वो है 2.28 गुना 10 का पावर 11। ठीक, तो यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मार्स के कारण कितना हो जाएगा जी, -G, मार्स का मास, स्पेस का मास। ठीक है यहाँ तक। और रेडियस लेना है मार्स और स्पेसशिप के बीच। तो मार्स के सेंटर और स्पेस के सेंटर के बीच कितना है जी, 3395, और किलोमीटर को आप बदल दीजिए मीटर में, ये मिल गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, सूरज के कारण देखिए जी, -G के जगह कितना रख देंगे, जी का मान दिया है प्रश्न में। सूरज देवता का देखिए तो मास कितना है जी, 2 × 10 का पावर 23, ना 30 है। ठीक, स्पेस का मास कितना है भाई, 1000। और सूरज के चारों तरफ स्पेस कितने रेडियस में चक्कर लगा रहा है बच्चों, 2.2 गुना 10 का पावर 11।
अब देखिए कुछ बच्चों को यहाँ डाउट हो सकता है बच्चों कि सर यहाँ से यहाँ तक का काहे ने डिस्टेंस लिए हैं। देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम नहीं लेंगे, क्योंकि मार्स और स्पेसशिप को हम क्या मान लेंगे बच्चों, पॉइंट ऑब्जेक्ट। यानी हम मान लेंगे कि स्पेसशिप कहाँ खड़ा है, मार्स के सेंटर पे, यानी सब एक ही पॉइंट है। और तब हम ऑर्बिट का रेडियस कितना ले लेंगे, 2.28 वाला। ठीक, अब मान लो बहुत तेज है, वो क्या करेगा जी, हई वाला रेडियस में से फिर हई वाला रेडियस घटाएगा, यहाँ से हई लेगा, गड़बड़ हो जाएगा बच्चों, क्योंकि दूरी बहुत है ना जी सूरज और मार्स के बीच में। तो मार्स और स्पेसशिप को हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे, कब, जब सूरज के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तब। लेकिन जब मार्स के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा स्पेसशिप का, तब हम ऐसे नहीं करेंगे। अब टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बच्चों, टोटल इसको और इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो आपका उत्तर आएगा बच्चों, उतनी ही पॉजिटिव में एनर्जी देनी होगी बच्चों, और उतनी दे दीजिएगा तो स्पेसशिप इसको छोड़ के हमेशा कहाँ चला जाएगा, अनंत में, अंतरिक्ष में। ठीक, तो आप लोग को नोट्स बना के भेजना है, और ऐसे नहीं कि जैसे खाली छाप के भेज दिए है ना। कैलकुलेटर का मदद लेना है ले लीजिए, लेकिन बजाबते आंसर के साथ हमको नोट्स बना के आज हमको चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों 25, देखते हैं, बोर्ड मिटा लेने दीजिए जरा। देखिए बच्चों 25 भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि मार्स नाम का जो ग्रह है बच्चों, उसके सतह से हमने एक रॉकेट भेजा। रॉकेट कितना स्पीड से हम भेज रहे हैं, 2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना दूर जाएगा ये रॉकेट, 2 किलोमीटर। अब कह रहा है जैसे रॉकेट को हमने छोड़ा, उसके एनर्जी में कितनी कमी आ गई, 20% की। यानी रॉकेट लॉन्च हुआ और उसके एनर्जी में कितनी घटोतरी हो गई, 20%। मार्स का मास दिया है बच्चों, रेडियस भी दिया है बच्चों। अब प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि ये रॉकेट कितना अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा। ठीक, यही प्रश्न है, बताइए मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है बच्चों कि जिंदगी भर के लिए ये ऊपर जाएगा। ये जिंदगी भर के लिए ऊपर कब रह जाएगा, जब मार्स के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, तब फिर रिटर्न नहीं आएगा। लेकिन प्रश्न में ये पूछा गया है एनसीईआरटी में कि ये रिटर्न आ रहा है, और रिटर्न आने से पहले ये मैक्सिमम कितना हाइट जा पाएगा ऊपर, ये क्वेश्चन है। यानी प्रश्न सीधा साधा क्लियर कर दिया है कि ये अनंत नहीं जाएगा, ये कभी ना कभी रिटर्न होगा। तो बताइए कितने मैक्सिमम हाइट पे पलट कर ये वापस आएंगे। तो मान लीजिए ये है मैक्सिमम हाइट h, और यहीं तक जाने के बाद ये रॉकेट वापस से गिर जाएगा मार्स की सतह पे। तब कैसे बनाए बच्चों, अब देखिए यहाँ लॉस शब्द आ गया बच्चों, एनर्जी में लॉस, 20% की लॉस हो गई रॉकेट के एनर्जी में। तो सबसे पहले जरा हम देखते हैं बच्चों, एनर्जी की बात आ गई, कितना हाइट ऊपर जाएगा। तो यहाँ कौन सा कंसेप्ट हम यूज करें बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन का। आप बनाइएगा तो आपको भी एक्सपीरियंस और अनुभव हो जाएगा जब प्रश्न बनाइएगा कि कौन सा कंसेप्ट यहाँ यूज करना चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है जी, कि टोटल एनर्जी जितना यहाँ था उतना ही टोटल एनर्जी यहाँ भी होगा। यानी जब सतह से लॉन्च हो रहा था तब टोटल एनर्जी T1 था मान लीजिए अगर, तो जब मैक्सिमम हाइट पे गया उस समय टोटल एनर्जी मान लीजिए T2 था। तो एनर्जी के कंजर्वेशन नियम से ये दोनों टोटल एनर्जी क्या होंगे बच्चों, बराबर। वर्क पावर एनर्जी में बच्चों पढ़ाया है बच्चों।
अब देखिए क्या ये नियम इस्तेमाल करने से कोई फायदा हुआ हमको? तो बताइए जरा, सतह पे कितना था जी टोटल एनर्जी? तो सतह पे इसके पास क्या था? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है जी? हाफ mv²। और क्या था जी इसके पास? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जी m/r। ये मान लीजिए यहाँ से r है, इसके सेंटर से। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी था, काइनेटिक भी था। लेकिन प्रश्न में जरा गौर कीजिए बच्चों, 20% लॉस हो गया इसके एनर्जी में, यानी इसके वेलोसिटी में कितना प्रतिशत की लॉस हो गई? 20% खत्म हो गया। यानी कितना बचा? 80%। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा? 80%। यानी इसके पास लॉन्च होने के बाद काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी है? 80%। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में लॉस कोई नहीं करा सकता है। तो ये हो गया बच्चों। क्यों नहीं करा सकता है ग्रेविटेशन? देखिए इसमें कहाँ कुछ लॉस होने वाला चीज़ है, कोई जी लॉस होगा नहीं, एम लॉस होगा नहीं, आर फिक्स है। वेलोसिटी है ना, इधर उधर हुआ होगा तो लॉस हुआ होगा। तो ये टोटल एनर्जी कहाँ निकल गया जी? सतह पे। अच्छा, जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा बच्चों, उसके बाद ये रिटर्न ना हो रहा है, तो मैक्सिमम हाइट पे आपको पढ़ाए थे बच्चों, वेलोसिटी कितना हो जाता है जी? 0। कोई ऑब्जेक्ट को जब ऊपर उछालते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी पे जब जाता है तो 1 मिनट कट रहा है, जरा बोर्ड देख लेते हैं। हाँ जी, अब नहीं कट रहा है, देख लीजिए बच्चों। मैक्सिमम हाइट पे जब कोई जाता है तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0, तभी ना वो रिटर्न होना पड़ता है। तो मैक्सिमम हाइट पे बच्चों काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि वहाँ है ही नहीं सर वेलोसिटी, तभी तो रिटर्न हुआ है। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? -g मार्स का मास, रॉकेट का मास, अब बाई क्या जी? यहाँ से इसकी दूरी। तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? r+h। ठीक। अब 80% का मतलब क्या हुआ जी? तनी यहाँ जोड़ लीजिए इस साइड में। 80% मतलब भागा 100, 0 0 कट गया, 2 चौके 8, 2 पचे 10। तो 4/5 हाफ m वेलोसिटी स्क्वायर -gmm बाई कैपिटल R बराबर -gmm बाई r+h। इसमें तो देखिए तो क्या उड़ जाएगा जी? स्मॉल m उड़ जाएगा। ठीक। तो कितना बचा? 4 एकम 4, 5 दूनी 10, v²। हाई माइनस वाला ले जाइए उधर, gm/r, gm/r+h। अब देखिए जी, फिर कटाइए तो 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 है में। देखिए तो कॉमन क्या निकला? gm 1/r माइनस 1/r+h, 2/5 वेलोसिटी स्क्वायर gm। तनी हेकर देखिए तो बाजार जी, r+h माइनस r कैंसिल हो गया जी। तो फाइनली कितना आ गया जी? 2/5 वेलोसिटी स्क्वायर gm, r कैंसिल हो गया, h भागा r+h। ये हो गया जी आपका। अब देखिए जी, अब क्या किया जाए भाई? इसको h को हमको सेपरेट करना है बच्चों। h का मान ही चाहिए ना, तो ऐसा कुछ करना है कि सिर्फ h चला है। तो इसके लिए क्या उपाय है भैया? r × r+h को इधर भेजिए तो जरा। ठीक। और क्या कर सकते हैं जी?
स्मॉल h को इधर भेज दीजिए, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, gm को वहीं छोड़ दिया तो ये 5 उधर चला जाएगा और 2v²। देख लीजिए बच्चों इतना होगा कि नहीं, हाँ या ना में देख लीजिए आप। ठीक, ये साधारण सा गणित है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने। अब यहाँ एक और काम आप कीजिए, इस कैपिटल R को भी यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं है, इसको यहीं रहने दीजिए जरा। ऐसे लिखने से लाभ क्या हुआ जी, देखिए तो ऐसे लिखने से R भागा H प्लस H भागा H बराबर हो गया जी gm 5 2v²R। तो H भागा H कितना होगा जी 1 ना जी, तो 5 इंटू gm भागा 2v² कैपिटल R। देखिए बोर्ड पे कट तो नहीं रहा है ना, नहीं कट रहा है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से देखिए R भागा H, अभी 1वां को उधर भेज दो, 5gm भागा 2 वेलोसिटी² R माइनस 1। ठीक, तो 1/h कितना हो जाएगा जी, वन बाई एच बराबर 1/r, ये r इधर चला जाएगा, ब्रैकेट में 5gm भागा 2v² माइनस 1। यहाँ से बच्चों आप h का मान निकाल सकते हैं। कैसे, r का मान आपको दिया है, देखिए यहाँ r का मान दिया है, 5 कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। देखिए तो वेलोसिटी स्क्वायर दिया है कि नहीं, देखिए मीटर पर सेकंड में बदल लीजिएगा, 2000 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। फिर r का मान दिया है बच्चों 1, आप जानते हैं, कैपिटल जी पूरे दुनिया को पता है, कैपिटल M क्या है जी मार्स का मास, वो भी आपको दिया है। तो इस सब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1/h का मान मिलेगा। अब 1/h का मान मिल गया तो h का मान भी आपको आराम से पता चल जाएगा। तो कैलकुलेशन तो है बच्चों, कैलकुलेशन से कितना भागिएगा, कैलकुलेशन तो भेटाएगा जी आपको, है ना। फिजिक्स में बायो वाले को थोड़ी असुविधा हो सकती है, हम समझ सकते हैं बाबू आपका भावना। तो बायो वाला में कैलकुलेशन इसमें बहुत कठिन तो नहीं है जी, बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत हो रहा हो बायो वाले थोड़ा सा देखिए गुना भागा कैसे किया जाता है, मैथ वाले के लिए तो कोई समस्या है नहीं। अब एक और प्रश्न देखेंगे बच्चों 8.3, ये एडिशनल ख़त्म हो गया बच्चों, अब 8.3 वाला देखेंगे हम। ठीक, वो भी अच्छा प्रश्न है, देखिए क्या है। देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, ये लास्ट प्रश्न है, हड़बड़ाइए मत। कुछ लोग तो न्यूमेरिकल एकदम काटता होगा कैंची जैसा, घबराइए मत बच्चों। फिजिक्स को अगर समझना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कंसेप्ट को क्लियर करने का बच्चों 150 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ देखिए बच्चों, मान लीजिए कोई ग्रह है जो सूरज के चारों तरफ नाच रहा है दुगुने स्पीड से जितना कि पृथ्वी। ठीक, तो कह रहा है कि उस ग्रह का ऑर्बिटल साइज, ऑर्बिटल साइज का मतलब समझ रहे हैं, ये सन हो गया ना जी। अब मान लीजिए प्लैनेट ऐसे नाच रहा है चारों तरफ चक्कर, तो ऑर्बिटल साइज का मतलब ये रेडियस पूछा जा रहा है आपसे, सर्कुलर मोशन का रेडियस। तो ऑर्बिटल साइज पूछ रहा है, बताइए उस प्लैनेट का क्या है। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए हम अगर बोलते हैं कि अब मान लीजिए जैसे अपने कक्षा में है, तो अच्छा छोड़ो, चिंटू पिंटू, देखो एक आदमी का नाम लेंगे तो दूसरा आदमी को बुरा लग जाएगा कि उसका नाम नहीं लिए हैं। मान लो चिंटुआ जो है वो 2 सेकंड में साइकिल से हमारे घर पहुंच जाता है, अब पिंटू जो है वो 4 सेकंड लगा देता है पहुंचने में। तो कौन तेज चला, चिंटू की पिंटू? चिंटू। चिंटू तेज क्यों चला?
क्योंकि उसको समय क्या लगा हमारे घर पहुंचने में, कम लगा। कितना तेज चला होगा चिंटू, कितना तेज चला होगा पिंटू से, जरूर दुगुना, क्योंकि चिंटू 2 सेकंड में पहुंचा है, पिंटू 4 सेकंड में पहुंचा है। यानी पिंटू जितने स्पीड से चल रहा होगा ना, उससे दुगुना स्पीड से चला होगा चिंटू, तभी उसके अधिया समय में पहुंचा है। आशा करते हैं कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ देखिए जरा, ये क्या कह रहा है जी कि ये प्लानेट जो है यानी ग्रह जो है दुगुना स्पीड से जा रहा है किसके, पृथ्वी के। यानी वीपी का मतलब क्या हुआ जी, प्लानेट का वेलोसिटी, वो दुगुना है किसके वेलोसिटी से जी, बोलो अर्थ के। वी का मतलब अर्थ का वेलोसिटी। अब जरा बताइए बच्चों, अगर चिंटू पिंटू वाला नहीं एग्जाम्पल समझ में आया तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आ जाएगा समझ में। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जी, डिस्टेंस बाई टाइम। तो मान लीजिए डिस्टेंस कितना है सूरज के चारों तरफ, एस, बाई टाइम प्लानेट का 2 इंटू, मान लीजिए पृथ्वी और ये ग्रह सब एक ही कक्षा में है मान लीजिए, तब वेलोसिटी ऑफ पृथ्वी भी कितना हो जाएगा, दूरी भागा पृथ्वी का समय चक्र। तो ये देखिए, तो एस एस कट गया जी, तो टीपी बराबर कितना आएगा जी, देखो तो T/2 आ जाएगा। ये देखो, यानी कि प्लानेट जो है, ग्रह जो है अर्थ से दुगुना फास्ट चला है, मतलब प्लानेट को कम समय लगा पृथ्वी से। अब जरा बताइए पृथ्वी कितना समय में एक चक्कर लगाता है जी, 1 साल ना, तो जो प्लानेट को कितना लगा होगा उसका अधिया समय यानी हाफ ईयर यानी 6 महीना बस। तो इस समय थोड़े पूछ रहा है सर, ये तो ऑर्बिटल साइज पूछ रहा है। तो अब आप अपना दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए कि कहाँ समय और ऑर्बिटल साइज यानी रेडियस में संबंध है जी। केपलर का 3rd लॉ याद है जी, केपलर का 3rd लॉ, केपलर्स 3rd लॉ क्या है भाई, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी स्क्वायर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के क्यूब के। तो अगर प्लानेट का करते हैं तो प्लानेट का ऑर्बिटल साइज, अगर अर्थ के लिए लिखते हैं केपलर का 3रा नियम तो ये ऐसे लिख देंगे। अगर दोनों का लिख दे तब जी, तब तो दोनों के ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा जी, भागा दे दिए इधर लेफ्ट वाला लेफ्ट से, राइट वाला राइट से, तो आरपी भागा आरई का होल क्यों। यहाँ कांस्टेंट आएगा जी, कांस्टेंट तो सारे के लिए कांस्टेंट होता है, कट जाएगा। ठीक, आप पावर एक के बार चढ़ा दिए हैं। तो जरा बताइए ऑर्बिटल साइज प्लानेट का ना पूछ रहा है, तो आरपी बराबर कितना हो जाएगा जी। चाहे देखिए कुछ लोग को बहुत कष्ट हो रहा है, तो जिनको कष्ट हो रहा है वो अलग अलग स्क्वायर लिख लीजिए भाई, लीजिए अलग अलग क्यूब लिख लीजिए। हाँ जी, तो आरपी क्यूब कितना होगा देखो, टीपी स्क्वायर भागा टी स्क्वायर गुना आर अर्थ का क्यूब, ये हो जाएगा जी। अब बोलो जी, आर प्लानेट का क्यूब बराबर हेउ पे 2 है, हेउ पे 2 है तो कितना हो जाएगा, टीपी भागा टी का होल स्क्वायर, रेडियस अर्थ का ऑर्बिटल साइज। रेडियस मतलब क्या है जी, सूरज से अर्थ का दूरी, आई प्लानेट है, ग्रह है। ठीक, तो अब तो नहीं देखिए जी, टीपी भागा टी बताइए जी कितना है, टीपी भागा टी कितना है 1/2। यूनिट बदलने की जरूरत नहीं है बच्चों, ईयर ईयर है, कट जाएगा, नंबर आ जाएगा भैया। ऊपर भी समय है नीचे भी समय है, तो यूनिट अभी ना कि सेकेंड में बदलना शुरू कर दो, तो बदलोगे तब वो हाफे आएगा, तो हाफ का स्क्वायर हो गया जी। आई सब जानता है आर ई का मतलब क्या है, सूरज से पृथ्वी की दूरी। सूरज से पृथ्वी की दूरी हम नहीं पता है जी,
आपको पढ़ाया था ना पहला कक्षा में बच्चों, ये यूनिट वाले कक्षा में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है तो हम भुला गए हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 गुना समथिंग मीटर है। तो RE के जगह पे आप एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रख दीजिए, लेकिन हाँ बच्चों इसको मीटर में बदलना जरूरी है। तो यहाँ मीटर में रख दिए, इस दोनों गुना कर दीजिएगा। दोनों गुना करने के बाद RP का मान कैसे रखिएगा, यहाँ क्यूब है तो इधर जाएगा तो क्यूब रूट ना हो जाएगा जी। यहाँ 1 AU को मीटर में बदल लीजिएगा। नहीं बदलिएगा तो कोई बड़का बात नहीं है, AU में ही आंसर आ जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। वही आपका क्या हो जाएगा जी, आंसर। ठीक, तो हमको जो जो डिफ़िकल्ट बच्चों लगा है, जो आपसे बनने में समस्या होता, वो सब हम आपको बता दिए हैं। अब आप लोग भी बनाइए, कोई डाउट्स है तो हमको नंबर भेजिए, अगले लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। या नहीं तो नया चैप्टर शुरू होगा बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स में या सॉलिड मैकेनिक्स है ना, अब नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बच्चों इतना ही।